Hello everyone, welcome to my channel. I am here with some multiple choice questions on first aid and health. तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस, उनके आंसर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ। हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी रोगी या घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है? और ऑप्शंस है हमारे सामने, डॉक्टर के आने पर, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के जाने के बाद या डॉक्टर के साथ। प्राथमिक चिकित्सा की अगर बात होती है तो पहले यह समझना आवश्यक है कि फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड immediate assistance given to any person with either a minor or serious illness or injury, with care provided to preserve life, prevent the conditions from worsening, or to promote recovery until medical service arrive. प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा मेडिकल सर्विस के पहुंचने से पहले दिया जाने वाला इमीडिएट असिस्टेंस है। तुरंत ही कोई भी दुर्घटना होने पर जब तुरंत सहायता प्रदान की जाती है उस सफरिंग व्यक्ति को, जो उस दुर्घटना से पीड़ित है या उस बीमारी से पीड़ित है, उस सफरिंग व्यक्ति को जो सहायता प्रदान की जाती है, किसके लिए? उसकी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी कंडीशन को और ज्यादा बिगड़ने से बचाने के लिए और रिकवरी को प्रमोट करने के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है उसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस में है अनटिल मेडिकल सर्विस अराइव, मींस मेडिकल सर्विस के पहुंचने से पहले। इस हिसाब से हम देखें हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, डॉक्टर के आने से पहले। What will be the right answer? The right answer will be डॉक्टर के आने से पहले जो चिकित्सा दी जाती है उसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। Now the next question है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 95.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक हेल्दी एडल्ट्स का बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? देखिए, नॉर्मल body temperature is considered to be 37 degree Celsius or 98.6 degree Fahrenheit. However, a wide variation is also seen. Wide variation भी इसमें दिखाई देते हैं, पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जनरली एक सामान्य व्यक्ति के तापक्रम की अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट में अगर तापक्रम देखा जाएगा तो एक सामान्य शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर हम सेल्सियस में अगर होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें यहाँ ऑप्शंस में ये भी देखना है कि फ़ारेनहाइट है या सेल्सियस है, तो यहाँ फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट में जो एक सामान्य तापक्रम है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसके आधार पर हमारा सही आंसर यहाँ होगा 98.4 डिग्री। हालांकि हमारे सामने यहाँ एक्यूरेट फिगर नहीं है ऑप्शन में, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास में जो फिगर है वो है 98.4 डिग्री। द राइट आंसर विल बी 98.4 डिग्री। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोगी घायल व्यक्ति को किस स्थिति में रखना चाहिए? होश में, आरामदायक स्थिति में, ऑक्सीजन युक्त वातावरण में या उपयुक्त सभी? किस स्थिति में पेशेंट को रखना चाहिए? कॉन्शियस स्टेट में, कंफर्टेबल स्टेट में, ऑक्सीजन कंटेनिंग एटमॉस्फेयर में, ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? आप लोग अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। यहाँ रोगी या घायल व्यक्ति को हम किस स्थिति में रखेंगे? अगर हम ये चाहते हैं कि जो भी घायल व्यक्ति है या रोगी व्यक्ति है उसकी रिकवरी हो, वो कंफर्टेबल पोजीशन में रहे, उसकी स्थिति और ज्यादा न बिगड़े,
तो हमें यहाँ उसको होश में भी रखना है, हमें उसको कंफर्टेबल स्टेट में भी रखना है और ऑक्सीजन युक्त वातावरण में भी रखना है, ताकि सफोकेशन या घुटन ना हो। ऐसा होने से उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है, तो हमें ऑक्सीजन युक्त वातावरण का भी ध्यान रखना है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शरीर का ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है केवल नाड़ी की गति, केवल श्वास की गति, नाड़ी व श्वास दोनों की गति, या शरीर की क्रियात्मक गति? With increase in body temperature, it increases only pulse rate, only respiratory rate, only both pulse and respiratory rate, activity rate of the body. जो शरीर का ताप जब बढ़ता है तो यह स्थिति बुखार की स्थिति होती है, फीवर की कंडीशन होती है। और शरीर का ताप बढ़ने पर जहां एक तरफ पल्स रेट बढ़ जाता है, क्योंकि डॉक्टर हमारी हथेली के पास अपने 2 फिंगर रख करके हमारे पल्स रेट को ही फील करके ये बताते हैं कि फीवर है या नहीं है। तो जहां एक तरफ पल्स रेट बढ़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ रेस्पिरेटरी रेट, श्वास की गति भी बढ़ जाती है। So here what will be the right answer? The right answer will be both pulse and respiratory rate, दोनों ही बढ़ जाता है। नाड़ी व श्वास दोनों की गति यहाँ बढ़ जाती है। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर होगा नाड़ी व श्वास दोनों की गति। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास की गति होती है प्रति मिनट, एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास की गति कितनी होती है? 10 से 12 बार, 13 से 15 बार, 16 से 18 बार, या 20 से 22 बार? रेस्पिरेशन रेट for normal adults per minute is 10 to 12 times, 13 to 15 times, 16 to 18 times और 20 to 22 times। ये देखिए आपके सामने एक चार्ट आ गया। ये आप यहाँ पर हम न्यूबॉर्न का रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो ये 44 रेस्पिरेशन पर मिनट होता है एक न्यूबॉर्न नवजात शिशु का रेस्पिरेशन रेट। इन्फेंट जो है वो इन्फेंट न्यूबॉर्न है वो 0 से 2 महीने के बच्चे को कहते हैं, जबकि इन्फेंट 2 महीने से 1 साल के बच्चे को कहते हैं। 20 से 40 रेस्पिरेशन रेट होता है एक बच्चे का जिसकी उम्र 2 महीने से 1 साल हो। और 1 साल से 7 साल के बच्चे का रेस्पिरेशन रेट, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 18 से 30 रेस्पिरेशन पर मिनट होता है। और एक अडल्ट का श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट 12 से 20 रेस्पिरेशन पर मिनट होता है। अब हम यहाँ अपने ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो ऑप्शन में हम देखते हैं 10 से 12, 12 से कम हो गया तो ये एलिमिनेट हो जाता है। 20 से 22, ये भी 20 से ऊपर है तो एलिमिनेट हो जा रहा है अगर इस रेंज को देखें। तो अब हमारे सामने 2 ऑप्शन है, 20 और सी, जो कि इसके बीच में आ रहे हैं। तो इसमें अगर हम अब इन दोनों ऑप्शन में से बात करें विच विल बी द राइट आंसर, सो 12 से 20 का एक एवरेज देखते हैं तो ये 16 से 18 आता है। सो द राइट आंसर विल बी हियर, द राइट आंसर विल बी 16 to 18 टाइम्स, 16 से 18 बार। एक अडल्ट की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन में से हमारा सही उत्तर होगा 16 से 18 बार। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सीपीआर का क्या अर्थ है? सीपीआर प्राथमिक चिकित्सा में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। सीपीआर का अर्थ होता है, ये आपके सामने आ गया सीपीआर, और आपके सामने उत्तर भी आ गया इसका। सीपीआर का अर्थ होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, और रेसिस्टेशन मीन्स टू रिवाइव। So the right answer will be the B option, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। सीपीआर और प्राथमिक चिकित्सा के ऊपर एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा सीपीआर को डिस्कस करेंगे। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन यह कब दिया जाता है? जब व्यक्ति किसी कारणवश
बेहोशी की अनकॉन्शियस स्टेट में हूँ, बेहोशी की अवस्था में हूँ, तब सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर में हम ABC, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग और C फॉर सर्कुलेशन, इसको पेशेंट के ABC को चेक करते हैं। हम चेक करते हैं कि पेशेंट का वायु मार्ग, श्वसन मार्ग काम कर रहा है या नहीं, या जो व्यक्ति है वह सांस ले रहा है या नहीं। अगर उसकी सांस नहीं आ रही होती है, वह सांस नहीं ले रहा होता है, तो इस स्थिति में सीपीआर अप्लाई किया जाता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन बचाने की संभावना बढ़ जाती है। सीपीआर है क्या, देखिए, सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन कंबाइंस रेस्क्यू ब्रीदिंग, माउथ टू माउथ एंड चेस्ट कंप्रेशन। कार्डियोपल्मोनरी सीपीआर क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। चेस्ट कंप्रेशन, छाती पर संपीड़न, ये आप देख रहे हैं छाती पर संपीड़न दिया जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें कृत्रिम श्वास, मुंह से मुंह के द्वारा रोगी को कृत्रिम श्वास दी जाती है और छाती पर संपीड़न दिया जाता है। एक साइकिल होती है, 30 बार छाती पर संपीड़न दिया जाता है, उसके बाद 2 बार रेस्क्यू ब्रीदिंग दी जाती है पेशेंट को। ऐसा करने से पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन चलने लग जाता है और उसके वायु मार्ग में अगर कोई बाधा होती है तो वो भी दूर हो जाती है और उसकी ब्रीदिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिससे उसके जीवन को सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ आपके सामने है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन कंबाइन रेस्क्यू ब्रीदिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन टू टेम्परेरी पंप enough blood to the brain until specialized treatment is available. So this is CPR, very important topic जो कि एक प्राथमिक चिकित्सक को अवश्य ही जाननी चाहिए। चलिए हम अपने अगले विषय पर आते हैं। ये आपके सामने कुछ और सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको बताया, देखिए एक साइकिल फॉर्म है ये, इसमें 30 बार चेस्ट, छाती पर कंप्रेशन दिया जाता है और फिर 2 बार माउथ टू माउथ कृत्रिम श्वास, रेस्क्यू ब्रीदिंग। तो ये एक साइकिल है, 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशन, देन 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशन, 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक वो व्यक्ति जो है उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट ना हो जाए, उसका श्वास लेने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट ना हो जाए। तो दिस इज अ साइकिल फॉर्म। और आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस भी सीपीआर में रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि पहला है व्हाट इज सीपीआर। तो सीपीआर केवल चेस्ट कंप्रेशन या रेस्क्यू ब्रीदिंग नहीं है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही सीपीआर कहलाता है। रेस्क्यू ब्रीदिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन का जो कॉम्बिनेशन है उसको सीपीआर कहते हैं। इसकी साइकिल में 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स होते हैं, और साथ ही साथ जो इसका प्रॉपर रेट है चेस्ट कंप्रेशन का वो है 100 पर मिनट, यानी हम छाती पर इस संपीड़न की दर हमारी इतनी होनी चाहिए कि वो लगभग 100 बार 1 मिनट में हो जाए। ये आपके सामने सीपीआर को मैंने एक्सप्लेन किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेहोशी में जीभ, अनकॉन्शियस स्टेट में जीभ का क्या होता है। सूख जाती है, मुंह से बाहर लटक जाती है, लाल पड़ जाती है, गले के पिछले भाग में गिर जाती है। इन स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस द टंग्स ड्राइड अप, हैंग आउटसाइड द माउथ, टर्न रेड, फॉल एट द बैक ऑफ थ्रोट। ये आपके सामने आंसर आ गया। अनकॉन्शियस, बेहोशी की स्थिति में जो टंग है, जो जीभ है, वो रिलैक्सेशन स्टेट में चली जाती है और रिलैक्सेशन स्टेट में चली जाने के कारण वो पीछे गिर जाती है, गले के पिछले भाग में गिर जाती है। और ये एक खतरनाक स्थिति क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ऐसे में जो एयरवे है, जो वायु मार्ग है, जो श्वसन मार्ग है, वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और सफोकेशन भी हो सकता है। तो ये पिक्चर आपको दिखा रही है, देखिए, एन अनकॉन्शियस कॉजुअलिटी इज इन डेंजर ऑफ सफोकेशन फॉर 2 रीजन। इसके 2 कारण, सफोकेशन होने के 2 कारण यहाँ बताए हैं। पहला कारण ही यही है कि अनकॉन्शियस स्थिति में टंग्स जो है वो फॉल बैक हो जाती है, कैन फॉल बैक, ब्लॉकिंग द एयरवे, एयरवे को ब्लॉक कर देती है।
and the second is the casualty may vomit into their lungs if laying on their back. अगर बैक साइड वैसे लेइंग है तो वॉमिट, लंग्स में वॉमिट हो सकता है, इसके कारण भी सफोकेशन हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ठंड में किससे संबंधित रोग अधिक फैलते हैं? त्वचा से संबंधित, पाचन अंग से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित और रक्त से संबंधित। इन विंटर सीजन disease related to which organ increase? Skin related, digestive organs related, respiratory organs related और blood related। तो अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड में श्वसन अंग से संबंधित रोग जो है वो ज्यादा फैलते हैं, श्वसन अंग। तो द राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन, respiratory organs। राइट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, क्योंकि ठंड में ठंडी हवा श्वसन मार्ग से फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों को प्रभावित करती है, अतः श्वसन अंग से संबंधित रोग जो है वो ठंड में ज्यादा फैलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थमा किस स्थिति में बढ़ जाता है? धूल धुआं, मानसिक दबाव, एलर्जी, ठंड या उपयुक्त सभी? अस्थमा इंक्रीज इन विच कंडीशन? डस्ट, स्मोक, मेंटल स्ट्रेस, एलर्जी, कोल्ड और ऑल ऑफ द अबव। अस्थमा धूल धुआं के कारण भी बढ़ जाता है, मानसिक दबाव के कारण भी बढ़ जाता है, एलर्जी और कोल्ड के कारण भी बढ़ जाता है। सो द राइट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। हमारा सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि गाल के अंदर या जीभ में रक्तस्राव हो रहा हो तो रोगी को क्या चूसने को दें? टॉफी, इमली, बर्फ या गर्म पदार्थ? द इनसाइड ऑफ द चीक और टंग इज ब्लीडिंग, द पेशेंट शुड व्हाट? क्या उसको देना चाहिए? तो आपको बता दें कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए बर्फ काफी कारगर होती है, और यहाँ पर भी अगर मुंह के अंदर भी ब्लीडिंग हो रही हो तो हम पेशेंट को आइस क्यूब दे सकते हैं, बर्फ दे सकते हैं चूसने के लिए, जिससे उसका रक्तस्राव जो है वो रुक जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गर्म पानी के गरारे करने में किसमें आराम मिलता है? बहुत ज्यादा घर पर भी ऐसा देखा गया है, गले से संबंधित अगर संक्रमण होता है तो हम लोग गरारे करते हैं और हमें निश्चय ही आराम मिल जाता है। सो द राइट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, थ्रोट इन्फेक्शन। हॉट वाटर गार्गल्स हम लोग गले के संक्रमण में करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छे हैंड सैनिटाइजर में क्या होता है? अभी कोविड के दौरान हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजर को बहुत अच्छे से जाना, उसका यूज कैसे करना है, क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है एल्कोहल। एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर एक अच्छा सैनिटाइजर कहलाता है। सो द राइट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, एल्कोहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्राथमिक चिकित्सा किट का भाग नहीं होती है? यहाँ ऑप्शन है नहीं होती है। प्राथमिक चिकित्सा किट में इनमें से क्या नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एड किट? बैंडेज, ओआरएस पाउच, मिरर और सीजर। तो ऑफकोर्स बैंडेज भी होता है, ओआरएस पाउच भी होता है और कैंची भी होती है। शीशा जो है उसकी प्राथमिक चिकित्सा किट में कोई आवश्यकता नहीं है, तो यह प्राथमिक चिकित्सा किट का भाग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा किट या बॉक्स में उपकरण होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? स्टेरलाइज होने चाहिए, साबुन से धुले हुए होने चाहिए, उबले हुए होने चाहिए या पेपर से साफ किए हुए होने चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट्स इन द फर्स्ट एड किट शुड बी स्टेरलाइज्ड, वॉश विद सोप, बॉइल्ड और क्लीन यूजिंग पेपर। प्राथमिक चिकित्सा किट में जो उपकरण होने चाहिए वो स्टेरलाइज्ड होने चाहिए। स्टेरलाइज्ड होने से, विसंक्रमित होने से वो उपकरण बैक्टीरिया और विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से विमुक्त हो जाते हैं। और स्टेरलाइज कैसे किया जाता है? स्टेरलाइज करने के लिए हम जिस उपकरण को स्टेरलाइज करना है उसको गर्म उबले हुए पानी में कुछ टाइम के लिए
डाल देते हैं, और जिससे कि पानी के टेम्परेचर से उस उपकरण पर जो बैक्टीरिया, वायरसेस या हार्मफुल परजीवी जो है वो नष्ट हो जाते हैं, संक्रमण नष्ट हो जाते हैं। तो स्टरलाइज्ड होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, इस पट्टी को मास्टर बैंडेज कहा जाता है। पट्टियां, बैंडेज प्राथमिक चिकित्सा किट में रखा जाने वाला एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पदार्थ, एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीज है ये पट्टियां, जो कि प्राथमिक चिकित्सा किट में अवश्य ही होनी चाहिए, और प्राथमिक चिकित्सक को विभिन्न प्रकार की बैंडेज का प्रयोग कहाँ करना है यह भी जानकारी होनी चाहिए। तो कौन कौन से ऑप्शन है हमारे सामने? रोलर बैंडेज, एडेसिव बैंडेज, क्रेप बैंडेज और ट्रायंगुलर बैंडेज। हम आपको बता दें कि मास्टर बैंडेज जो हम कहते हैं वो तिकोनी पट्टी को हम मास्टर बैंडेज कहते हैं। तिकोनी पट्टी मास्टर बैंडेज कहलाती है। और क्यों कहलाती है? क्योंकि इसका उपयोग हम अपने शरीर के बड़े अंग, हड्डी या मसल्स को सपोर्ट देने के लिए करते हैं। यहाँ हम देखिए आपके सामने कुछ बैंडेज भी दिखाएंगे, ये आपके सामने आ गई। ये तिकोनी पट्टी है, ये रोलर बैंडेज है, गोल बैंडेज, और ये कुछ विशेष प्रकार की ट्यूबुलर बैंडेज है, और इनका उपयोग भी हम आपको यहाँ दिखाते हैं। इसके माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए, ड्रेसिंग को करने के लिए, ड्रेसिंग रखने के लिए रोलर बैंडेज का यूज किया गया है। ट्रायंगुलर बैंडेज या बोन्स को सपोर्ट देने के लिए, ये हमारे शरीर का बड़ा हिस्सा है और यहाँ बोन को सपोर्ट देने के लिए तिकोनी पट्टी का उपयोग किया गया है। टेंसर और ट्यूबुलर बैंडेज जो है ये भी मसल्स को सपोर्ट देने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। कहीं मूंछ आ जाए या मसल्स में पेन हो तो हम ट्यूबुलर और टेंसर बैंडेज का उपयोग करते हैं। तो उसमें से मास्टर बैंडेज जो है वो हम तिकोनी पट्टी को कहते हैं। तो ये हमारी तिकोनी पट्टी मास्टर बैंडेज है, ये गोल पट्टी है, टेंसर और ट्यूबुलर बैंडेज है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य नियम के तहत हाथ कितने सेकंड तक धोने चाहिए? कोविड के बाद ये बात सभी को पता हो गई होगी। अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल नॉर्म्स, हैंड शुड बी वॉश्ड फॉर 20 seconds. So the right answer will be 20 seconds. The right answer will be the D option. 20 सेकंड, 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाथ जो है वो संक्रमण रहित हो जाए तो लगभग 20 सेकंड तक हमको अपने हाथ धोने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, ORS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ओरल रिहाइड्रेशन शुगर, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रैपिड सॉल्यूशन, ओरल रैपिड सॉल्ट। तो जो ORS है उसका पूरा नाम, इसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में दिया जाता है जब निर्जलीकरण की स्थिति होती है, जब रोगी डायरिया या किसी अन्य रोग से पीड़ित होने के कारण उसके शरीर में जल की कमी हो जाए। स्पेशली डायरिया में जो रोगी है उसको तुरंत ही ORS का घोल देना शुरू कर देना चाहिए। ये हमें या उस रोगी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, निर्जलीकरण से बचाता है, जल की कमी को पूरा करता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? लचीली, साफ, अवशोषक, उपयुक्त सभी। A good dressing should be flexible, clean, absorbing and all of the above. ड्रेसिंग क्या होती है? किसी घाव या चोट लगने पर जब हम उस पर कुछ मरहम लगा करके और उसके बाद उसको पट्टी के द्वारा बांधते हैं, इसको हम ड्रेसिंग कहते हैं। और ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल इसीलिए होनी चाहिए, अगर बहुत ज्यादा टाइट होगी और फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो हमको वो जो रोगी है उसको कंफर्टेबल नहीं होगी। साफ होनी चाहिए, संक्रमण रहित होनी चाहिए, अवशोषक भी होनी चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग होती है तो उसको अवशोषित कर ले। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होता है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ठंडे पानी में डूबने से इसका खतरा हो सकता है। किसका खतरा हो सकता है? लू लगना, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथायराइड। ड्राइंग
इन कोल्ड वाटर कैन ब्रिंग डेंजर ऑफ हीट स्ट्रोक, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथायराइड। तो हीट स्ट्रोक या लू लगना जो है यह गर्मी के कारण होता है, तो उसका ठंडे पानी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो यहाँ से हट जाता है। अब हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, इन तीनों में हाइपो। हाइपो वर्ड क्या होता है? हाइपो का अर्थ है इसके आगे जो भी टर्म है उसका कम होना। जैसे यहाँ हाइपो, ये देखिए ये हाइपोथायराइड है। हाइपोथायराइड का अर्थ हुआ थायराइड हार्मोन का शरीर में हाइपो माने कम हो जाना। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया का मतलब है ग्लूकोज से है, ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल। शरीर में जब ग्लूकोज या शुगर लेवल कम हो जाता है तब हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। नेक्स्ट है थर्मिया। थर्मिया रिलेटेड विथ थर्मल अर्थात टेम्परेचर से इसका संबंध है। तो हाइपोथर्मिया का अर्थ हुआ कि शरीर में तापक्रम का कम हो जाना। तो अगर कोई व्यक्ति ठंडे वाटर में ठंडे पानी में गिर जाए या डूब जाए तो उसको जो खतरा होता है वो हाइपोथर्मिया का होता है, उसके शरीर का तापक्रम जो है वो सामान्य तापक्रम से नीचे चला जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, हाइपोथर्मिया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यह विधि किसी हताहत को कम दूरी पर ले जाने का सबसे तेज तरीका है। कौन सी विधि? कमर द्वारा खींचना, कंधे द्वारा खींचना, एड़ी द्वारा खींचना, सिर द्वारा खींचना। दिस इज द फास्टेस्ट मेथड टू टेक अप कैजुअलिटी टू अ शॉर्ट डिस्टेंस। वेस्ट पुल, शोल्डर पुल, एंकल पुल और हेड पुल। तो पहले तो मैं आपको यहाँ देखिए ये पिक्चर दिखाती हूँ और आपको ये चारों प्रकार के पुल कैसे होते हैं। एक व्यक्ति अगर कोई बेहोशी की स्थिति में और उसको उस डेंजर सिचुएशन से या जहां वो जो वो जगह है उस जगह से बाहर हमें ले जाना है तो हम उसको किस तरीके से ले जा सकते हैं, खींच कर ले जा सकते हैं। और खींचने के चार तरीके, ये जो पहली पिक्चर आपको दिखा रही है ये एंकल पुल है, जहां रोगी को एंकल के द्वारा खींचा जा रहा है। दूसरी पिक्चर जो है वो दिखा रही है, ये आपका सर हेड पुल है, सर द्वारा खींचा जा रहा है। तीसरी पिक्चर में यहाँ पेशेंट के कंधे में हाथ डाला हुआ है, ये जो है ये शोल्डर पुल है, कंधे के द्वारा खींचा जा रहा है। और चौथी पिक्चर में यहाँ कमर पर सपोर्ट देकर के उसको खींचा जा रहा है, तो दिस इज वेस्ट पुल। ये चारों तरीके के पुल करने के तरीके हैं आपके सामने, मैंने पिक्चर्स के द्वारा प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। ये इसमें से अगर हम फास्टेस्ट मेथड की बात करें, सबसे ज्यादा तेज तरीका अगर हम बात करें फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, तो एंकल पुल होता है। तो इधर हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा एंकल पुल, सी ऑप्शन, एड़ी द्वारा खींचना। सो द राइट आंसर विल बी एंकल पुल। अगले यहाँ पुल की बात हुई है, ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कहीं कैजुअलिटी हो जाती है, कहीं आग लग जाती है या कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, भूकंप आ जाता है या कुछ प्राकृतिक आपदा, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा है और वहां से हमको लोगों को बाहर निकालना है, तो किस किस तरीके से हम उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो वहां तो पुल मेथड मैंने आपको दिखाया। यहाँ कुछ पिक्चर्स और हैं, ये देखिए, रेजिंग अ कैजुअलिटी टू द फिट, उनके पैरों की ही सहायता से उसको किस प्रकार से खींच कर ले जाया जा सकता है। ये जो पिक्चर है, ये वाली पिक्चर आपको दिखा रही है। यहाँ देखिए, परफॉर्मिंग द फार्मर्स कैरी, किस तरीके से ए, ये बी, सी, ये डी और ये ई, तो ये किस तरीके से कैरी करना है। अगर कोई व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में और उसको कैरी करके उठा करके अगर लेकर के आना है और वो उसकी पोजीशन आरामदायक बनी रहे, तो ये कैरी करने का तरीका इस पिक्चर में दिखाया है। दूसरा देखिए, इसके आगे है टू मैन फोर्स एंड हाफ कैरी। दो व्यक्ति अगर आपके पास यहाँ है, प्राथमिक चिकित्सक, दो प्राथमिक चिकित्सक हैं और वो कैरी करके उस कैजुअलिटी में उस सफरिंग पीपल को बाहर लेकर आ रहे हैं, तो इस तरीके से उसको कैरी कर सकते हैं और कैरी करके लेकर आया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, टू मैन सपोर्ट कैरी, अगर व्यक्ति जो है वो बेहोश नहीं है, उसको होश है लेकिन वो किसी भी कारण से चल नहीं पा रहा है, तो इस तरीके से भी दो प्राथमिक चिकित्सक जो है वो उसको उस जगह से बाहर निकालकर, उस खतरे वाली जगह से बाहर निकालकर ला सकते हैं। आगे देखिए, इसमें यह लिफ्ट करने का कैरी, इस तरीके से लिफ्टिंग कैजुअलिटी यूजिंग द टू मैन आर्म कैरी,
दो व्यक्ति अपनी भुजाओं का प्रयोग करके किस तरीके से लिफ्ट करके ए बी सी एंड डी, ये लिफ्ट करने का तरीका बताया है कि पहले ऐसे हाथ आप डालें और फिर अपने घुटने के सहारे से उठें और ये खड़े होकर के आप इस तरीके से कैरी करके ला सकते हैं कैजुअलिटी वाली जगह से उस सफरिंग पीपल को। आगे देखिए, फोर हैंड सीट कैरी। तो अगर व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में नहीं है, होश में है, तो दो व्यक्ति इस तरीके से अपने दोनों हाथों का प्रयोग करके, और चार हाथ हो गए, दो और दो चार हाथ हो गए, और इस तरीके से एक सीट नुमा बना सकते हैं और सीट पर बैठा कर उस व्यक्ति को उस खतरनाक या उस स्थिति से बाहर ला सकते हैं। आगे देखिए, आगे है लिफ्टिंग अ लिटर। तो एक लिटर पर भी लेटा करके सफरिंग पीपल को बाहर लाया जा सकता है। उठाने के लिए चार लोगों का और दो लोगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। और लिटर बनाने का जो तरीका है, विद द हेल्प ऑफ 2 रॉड्स और 2 बैम्बो जो अवेलेबल हो उनका यूज करके, इस तरीके से कोई कंबल या चादर है उसको इस तरीके से यूज करके एक स्ट्रेचर नुमा बनाया जा सकता है और इस स्ट्रेचर पर ही लिटा करके कैजुअलिटी में से जो सफरिंग पीपल है उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो ये मैंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन के तरीके प्राथमिक चिकित्सा में जो होते हैं उनको यहाँ पिक्चर के माध्यम से आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तिकोनी पट्टी में कौन सी गांठ लगाई जाती है? तिकोनी पट्टी में कौन सी गांठ लगाई जाती है? स्टिच गांठ, रीफ गांठ, सैफ गांठ या साधारण गांठ? ट्रायंगुलर बैंडेज आर टाइड बाय दिस नॉट: स्टिच नॉट, रीफ नॉट, सैफ नॉट, ऑर्डिनरी नॉट। ये नॉट आपके सामने आ गए। तो तिकोनी पट्टी की अगर बात करें तो तिकोनी पट्टी में रीफ नॉट लगाई जाती है, रीफ गांठ लगाई जाती है। इसको हम डॉक्टरी गांठ भी कहते हैं। इसी का प्रयोग तिकोनी पट्टी में किया जाता है। और हमारे सामने जो ये आपके सामने ये रीफ नॉट है, ये मैंने सर्कल कर दिया। ये आप रीफ नॉट देख रहे हैं। यह मजबूत गांठ होती है और आसानी से खुल भी जाती है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है वो तिकोनी पट्टी में किया जाता है। अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, मवाद बनना शरीर की डैश से लड़ने की प्रणाली है। किससे लड़ने की प्रणाली है? घाव, दर्द, रक्त प्रवाह या संक्रमण? पस फॉर्मेशन इज अ टेक्निक ऑफ फाइट अगेंस्ट वाउंड, पेन, ब्लड फ्लो और इन्फेक्शन। तो जो पस फॉर्मेशन है वो शरीर की संक्रमण से लड़ने की प्रणाली। जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, WBC हैं, वो संक्रमण से लड़ते हैं और कई बार संक्रमण से लड़ने पर डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो पस फॉर्मेशन क्या है? पस फॉर्मेशन शरीर की संक्रमण, इन्फेक्शन से लड़ने की प्रणाली। हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन, इन्फेक्शन। अगला प्रश्न है, खून बहने वाले घाव को धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर कहीं से खून बह रहा हो, अगर ब्लीडिंग हो रही हो, तो किसका उपयोग करें उसको धोने के लिए? दिस शुड बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लीडिंग वाउंड इज सॉल्ट वाटर, टर्मरिक वाटर, वार्म वाटर और ऑल ऑफ द अबव। तो सामान्य तौर पर खून बहने वाले घाव को धोने के लिए हम लोग ठंडे पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम गर्म पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हम टर्मरिक वाटर या सॉल्ट वाटर का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, गर्म पानी, वार्म वाटर। की तरफ अगला प्रश्न है, लिगामेंट या स्नायु बंधन फट जाने की स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? झटका लगना, अस्थि भंग होना, मोच आना या घाव? द स्टेट व्हेन द लिगामेंट इज torn इज कॉल्ड फ्रैक्चर, स्प्रेन एंड बाउंड। जो अस्थि भंग है, अस्थि भंग होने की जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं स्प्रेन, मोचाना। तो राइट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, मोचाना, स्प्रेन। अगला प्रश्न है, फ्रैक्चर का एक सामान्य लक्षण है सूजन, नींद, थकान, उपयुक्त सभी। वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर इज स्वेलिंग, स्लीप, फैटिग्यू, ऑल ऑफ द अबव। अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका एक सामान्य लक्षण है सूजन आना। नींद, थकान और उपयुक्त सभी नहीं है। हमारा आंसर होगा स्वेलिंग, सूजन आना। जहां भी फ्रैक्चर हो जाता है या जिसको हम हड्डी टूटना भी कहते हैं, हड्डी टूट जाती है तो उस जगह पर सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क में स्ट्रोक आने के बाद इनमें से कौन सी दीर्घकालीन समस्या हो सकती है? वाणी संबंधी समस्या, सोच और स्मृति संबंधी समस्या, शरीर के एक तरफ पक्षाघात या कमजोरी, उपयुक्त सभी।
Which of these can be long-term problem after a brain stroke? Speech-related problem, thought memory related problem, पैरालिसिस और वीकनेस ऑफ अ बॉडी साइड, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मस्तिष्क में स्ट्रोक आया है, अगर ब्रेन स्ट्रोक है, तो ब्रेन स्ट्रोक के कारण स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, सोच थ्योरी और मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, पैरालिसिस भी हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें तत्कालीन आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है? बुखार, जुकाम, स्ट्रोक और दस्त। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट? फीवर, कोल्ड, स्ट्रोक और लूज मोशन। तो सो द राइट आंसर विल बी स्ट्रोक। स्ट्रोक की जो कंडीशन है ये बहुत सीरियस कंडीशन है, इसमें तुरंत ही उपचार की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं और कई बार पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसमें तुरंत ही उपचार की, इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता होती है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य विषाक्तता का सबसे आम लक्षण है क्या? जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना और उल्टी आना, सिर दर्द या कब्ज। What is the most common symptoms of food poisoning? Joint pain, nausea and vomiting, headache or constipation. So the right answer will be nausea and vomiting. अगर खाद्य विषाक्तता हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो जी मिचलाता है और उल्टी आना। तो हमारा सही उत्तर होगा जी मिचलाना और उल्टी आना। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा खाद्य विषाक्तता का कारक नहीं है? साल्मोनेला, बाटुलिनम, अमीनो अम्ल और परजीवी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग? साल्मोनेला टाइफी, बोटुलिनम, अमीनो एसिड्स और पैरासाइट्स। इसमें जो साल्मोनेला है, बोटुलिनम है और पैरासाइट्स हैं, ये सभी बैक्टीरिया, वायरसेस और परजीवी हैं, तो इनके कारण फूड पॉइजनिंग होती है। लेकिन जो इसमें अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल प्रोटीन का सरलतम रूप है। यह एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। इसका खाद्य विषाक्तता से कोई लेना देना नहीं है। सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, अमीनो अम्ल। कि खाद्य विषाक्तता का कारक कौन नहीं है? अमीनो अम्ल नहीं। बाकी ये तीनों खाद्य विषाक्तता का, फूड पॉइजनिंग का कारण है। तो द राइट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, अमीनो अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट इज, डायरिया रोग के लक्षण हैं। फर्स्ट इज बुखार में बेचैनी होना, ठंडा पसीना आना। सेकंड, आंखें धंसना, पेट फूलना। थर्ड, बार बार दस्त व पानी की कमी। एंड फोर्थ, उपयुक्त सभी। सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर फीवर, रेस्टलेस एंड कोल्ड स्वेट, sunking of eyes, stomach bolt, frequent motion and dehydration and all of the above. So the right answer will be the frequent motion and dehydration. क्या हो जाता है? डायरिया में बार बार दस्त होते हैं और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए कहते हैं अगर दस्त हो तो बार बार दें क्या? चावल का पानी, दाल का पानी, चावल का मार, पूरा खाना, मगर ORS को भूल न जाना। तो ORS को हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। आगे, डायरिया में निर्जलीकरण से बचने के लिए अधिक पेय पदार्थ लें, अधिक विश्राम करें, अधिक व्यायाम करें, अधिक भोजन करें। टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन डायरिया, टेक मोर फ्लूइड, टेक मोर रेस्ट, डू मोर एक्सरसाइज, टेक मोर फूड। क्या करें? डायरिया में निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का अर्थ है शरीर में पानी की कमी होना, जल का कम होना, तो हमें अधिक पेय पदार्थ लेने होंगे। तो द राइट आंसर विल बी द ए ऑप्शन, टेक मोर फ्लूइड, अधिक पेय पदार्थ लें। अगला प्रश्न है, आंतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें चाहिए क्या? स्टार्च, वसा, विटामिन या फाइबर। फॉर कीपिंग द इंटेस्टाइन्स हेल्दी वी नीड स्टार्च, फैट, विटामिन और फाइबर। अगर आंतों की बात होती है तो इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरी है फाइबर, रेशा। रेशा जो है वो आंतों की क्रमानुचन गति को बढ़ाता है और आंतों को स्वस्थ रखता है। तो आंतों को स्वस्थ रखने के लिए जो भोजन है वो फाइबर, वसा, फाइबर, रेशे युक्त भोजन होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, दस्त होने पर कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा विकल्प है? चावल, सादा टोस्ट, केला और उपयुक्त सभी। Which is the best alternate in case of loose motion? राइस, प्लेन टोस्ट, बनाना और ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट अगर
बात कर रहे हैं बेस्ट ऑल्टरनेट की, तो केला जो है वो बेस्ट ऑल्टरनेट होता है दस्त होने की स्थिति में है, जो हमारे जो रोगी के पेट जो मोशन है उसको टाइट करता है। अगला प्रश्न है, अगर आंखों में रसायन चला जाए तो प्राथमिक उपचार होगा, क्या होगा? ढीली नम ड्रेसिंग से आंखों को ढक दें, आंखों को दूध से धोएं, आंखों को साफ पानी से धोएं, आंखों को रसायन से धोएं। If some chemical goes into the eyes, first aid will be cover an eye with loose moist dressing, wash eyes with milk, wash eyes with clean water, wash eyes with chemicals. आंखों में रसायन चला जाए, आंखों में कुछ भी चला जाए, तो हमको आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए लगभग 10 से 15 मिनट तक आंखों को साफ पानी से धोएं। तो द राइट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, वॉश आईज विथ क्लीन वाटर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम डिग्री के जले के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? मोटा कंबल डालें, निर्देशों की जांच करें, ठंडा पानी डालें, तेल लगाएं। द फर्स्ट थिंग टू डू फॉर फर्स्ट डिग्री बर्न इज, अब फर्स्ट डिग्री बर्न की बात आ रही है तो हमें ये जानना जरूरी है, हम यह निर्धारित करें कि बर्न में हमको क्या करना है। तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न क्या होता है। तो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये आपके सामने बर्न को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री बर्न। डिपेंड करता है कितना डीप और सीवियर जो है वो स्किन जो है अफेक्टेड हुई है। फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है? फर्स्ट डिग्री बर्न अफेक्ट ओनली द एपिडर्मिक और आउटर लेयर ऑफ स्किन। स्किन में 3 लेयर होती हैं, उसमें सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिक लेयर होती है और फर्स्ट डिग्री बर्न में वही लेयर प्रभावित होती है। ऐसे में क्या होता है? द बर्न साइट इज रेड, पेनफुल, ड्राई एंड विद नो ब्लिस्टर। जो जला हुआ शरीर का हिस्सा होता है वो लाल पड़ जाता है, वहां दर्द होता है, वो सूख जाता है, लेकिन वहां फफोले नहीं बनते, ब्लिस्टर्स नहीं बनते। तो यह फर्स्ट डिग्री का बर्न है और ऐसे में हमको क्या करना है अभी आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए सेकंड डिग्री बर्न की बात कर रहे हैं। सेकंड डिग्री बर्न में जहां त्वचा की सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिक तो प्रभावित होती है, इसी के साथ ही साथ कुछ भाग जो दूसरी लेयर है डर्मिस लेयर वो भी प्रभावित हो जाती है। त्वचा की 3 लेयर है, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस। तो यहाँ सेकंड डिग्री बर्न में डर्मिस लेयर भी प्रभावित हो जाती है। ऐसे में बर्न साइट रेड हो जाती है, ब्लिस्टर्ड बन जाते हैं, उस पर स्वेलन आ जाता है और पेनफुल, दर्द भी होगा, सूजन, फफोले भी बन जाते हैं और वो हिस्सा लाल दिखाई देता है। तो यह सेकंड डिग्री का बर्न है। और थर्ड डिग्री बर्न में क्या है? डिस्ट्रॉय द एपिडर्मिक एंड डर्मिस। यहाँ पर जो पहली और दूसरी त्वचा की एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर दोनों ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसके बाद उसकी तीसरी लेयर प्रभावित होती है। साथ ही साथ बोन्स, मसल्स और टेंडन्स, जो त्वचा के नीचे बोन्स, मसल्स और टेंडन्स होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में क्या होता है? देखिए द बर्न साइट अपीयर व्हाइट, जो जला हुआ हिस्सा है वो सफेद दिखाई देता है, और चैट देयर इज नो सेंसेशन, वहां कोई सेंसेशन नहीं होता क्योंकि वहां जो सेंसेस वाली नर्व्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई। The area since the nerve ending are destroyed. उस क्षेत्र की जो सेंसेस वाली नर्व्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण किसी प्रकार का कोई दर्द या सेंसेशन वहां अनुभव नहीं होता है। वहां पर जो एरिया है वो सफेद पड़ जाता है। तो ये थर्ड डिग्री का बर्न है। अब हम बात करेंगे अपने प्रश्न था प्रथम डिग्री के जलने में हम क्या करेंगे? मोटा कंबल डालेंगे, निर्देशों की जांच करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे या तेल लगाएंगे। तो क्या करेंगे? देखिए ये रहा, इमीडिएट इमर्स द बर्न इन कूल टैप वाटर और अप्लाई कोल्ड वेट कंप्रेशन। डू दिस फॉर अबाउट 10 मिनट और until the pain subsides. Apply petroleum jelly 2 or 3 times daily. Do not apply ointment, toothpaste or butter to the burn as these may causes an infection. साधारण तौर पर क्या देखा जाता है कि अगर जल जाता है तो हम लोग वहां तुरंत ही बटर या पेस्ट लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि उस जगह पर पेट्रोलियम जेली दिन में 2 या 3 बार लगानी है। अगर हम पेस्ट या टूथपेस्ट या बटर जैसा कुछ अप्लाई करते हैं तो संक्रमण होने का खतरा रहता है। और हमें सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले हमको टैप वाटर, ठंडे नल के पानी में जो भी एरिया बर्न एरिया है वहां 10 मिनट तक उसको ठंडे नल के पानी में रखना है, जब तक कि हमें दर्द में आराम ना मिले। तो यहाँ हमारा अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा?
ठंडा पानी डालें फॉर कोल्ड वाटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धुएं और आग के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को होने वाली जलन है स्कैल्ड जलन, तापीय जलन, विकिरण या रासायनिक जलन। Anyone exposed to smoke and fire will have the burn, that is scald burn, थर्मल बर्न, रेडिएशन और केमिकल बर्न। तो धुएं और आग के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उस धुएं से निकलने वाला जो रसायन है वो उसके फेफड़ों को इन्फेक्ट कर देता है और जिसके कारण जो जलन उत्पन्न होती है उसको हम रासायनिक जलन का नाम देते हैं। तो इधर हमारा सही उत्तर होगा डी, रासायनिक जलन। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लक्षण तापघात हीट स्ट्रोक का नहीं है। हीट स्ट्रोक हम पहले भी देख चुके हैं, हीट स्ट्रोक का अर्थ है लू लगना। जब लू लग जाती है तो क्या होगा, देखिए उच्च शारीरिक तापक्रम, त्वचा गर्म लाल एवं शुष्क होना, ठंडक महसूस होना, मिचली चक्कर, पानी की कमी होना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक? हाई ब्लड टेम्परेचर, स्किन हॉट, रीड एंड ड्राई, फीलिंग कोल्ड, नोसिया, अनइजीनेस एंड डिहाइड्रेशन। तो हम देख रहे हैं अगर लू लग रही है तो तापमान भी बढ़ जाता है, शरीर जो है गर्म लाल शुष्क हो जाता है, मिचली आता है, चक्कर, पानी की कमी हो जाती है, ठंडक महसूस नहीं होती। हम बात कर रहे हैं तापघात की, हीट स्ट्रोक की, तो वहां किसी भी तरीके से हमको ठंडा नहीं लगेगा, फीलिंग कोल्ड नहीं होगा। सो हमारा यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठंडक महसूस होना। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में शीत दंड होने की संभावना अधिक रहती है? पैरों की उंगलियां, पेट, चेहरा या हथेली? Which part of the body is more prone to frostbite? Toes, stomach, face and palm? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें पहले समझना है कि शीतदंड है क्या। A condition in which skin and the tissue just below the skin freeze is called frostbite. Frostbite mostly affect small exposed body parts such as fingers and toes. अब आपके पास इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया। With frostbite, the skin gets very cold, the nerves hard and pale. Mild causes can be treated with gradual warming. Severe causes required medical care to prevent complications. तो हमारा यहाँ सही उत्तर आ गया हमारे सामने। अगर फ्रॉस्ट बाइट है, फ्रॉस्ट बाइट का मतलब है स्किन का कोई पार्ट बिलो टेम्परेचर हो जाना, फ्रीज हो जाना, और ऐसे फ्रॉस्ट बाइट से जो है शरीर के जो छोटे अंग है वो प्रभावित होते हैं, जैसे हाथ की उंगली या पैर की उंगली। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पैर की उंगलियां, टोस। और अगर ऐसा होता है तो नॉर्मली ग्रेजुअल वार्मिंग से ये ठीक हो जाता है, और ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ कि आप सब इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।